हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और आज हम एक बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 11th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसमें 5 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि केमिस्ट्री का एक बेस बनाती है, तो उससे हम आज स्टडी करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझने वाले हैं, तो आखिर तक इसे देखना क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, उसके साथ आईआईटी जेईई या फिर एनईटी या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में भी ये काम आ सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस शानदार सा वीडियो, खूबसूरत सा वीडियो। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें 5 डिफरेंट साइंटिस्ट 5 डिफरेंट लॉस दिए हुए हैं। एक बाय एक हम क्या करने वाले हैं, इसे पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या फिर लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, इसे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोला जाता है। तो इसको डिटेल्स में देखेंगे। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा गेल-लॉसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। और आखिरी हमारा जो पांचवा है वो है एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम अभी देखते हैं। लॉ ऑफ पहले देखेंगे कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, या फिर इसे लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय एंटोइन लावोइसियर। देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट का फोटो है। इन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कॉन्सेप्ट को दिया था कब, 1789 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में जो मासेस होंगे, रिएक्टेंट्स में जितने मास होंगे लगभग उतने ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट एज ए होल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन केमिस्ट्री द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स आपके होंगे, जो कुछ भी आप लिए होंगे एग्जाम्पल के तरफ से या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो वो सारे रिएक्टेंट्स को आप मिलाओगे तो जितना मास होगा उतना प्रोडक्ट्स का भी मास होना चाहिए। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स चेंज तो हुए लेकिन मास जो था वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट है, रिमेन्ड सेम एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो कुछ भी हमारा रिएक्टेंट्स में मासेस थे उतने ही मासेस हमारे प्रोडक्ट्स में देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल में ये समझाया है, द हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिव्स राइज टू CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। पहले देखो ये बैलेंस है कि नहीं, Ca1 है, यहाँ पे 1 है, कार्बन कार्बन बैलेंस्ड और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 और 2 3 है। ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग याद नहीं है तो बैलेंसिंग के लिए मेरा ऑलरेडी साइंस सेक्शन में एक वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है। पहला चैप्टर जो कि हमारा 10th क्लास में था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स हमने लिया और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, 5.6 ग्राम और 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 ग्राम मिलता है। ठीक है, 10 ग्राम, तो ये भी 10 ग्राम। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 10 ग्राम जो मासेस थे, प्रोडक्ट साइड में भी अगर ऑल टोटल आप मिला दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम एज इट इज। इसका मतलब मास यहाँ पे कंजर्व्ड हो गया। देखो प्रोडक्ट्स चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट्स में था क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरह प्रोडक्ट्स में जो हो रहा है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों का भी क्या है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल एज वेल एज फिजिकल। लेकिन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट अलग होते हुए भी मासेस क्या हो गए, कंजर्व्ड हो गए। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आप सबको समझ में आया। तो चलिए अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड, जो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इससे किसने दिया था, तो जोसेफ प्रोस्ट ने इस लॉ को दिया था कब, 1799 में। देखो डेट याद रखना कोई जरूरत नहीं है, बस आप साइंटिस्ट का नाम याद रखो और कॉन्सेप्ट को समझो,
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएंगे। ठीक है, पहले तो लॉ को ध्यान से देख लेना, किस साइंटिस्ट ने दिया है, और उसके बाद और उस कॉन्सेप्ट का इंपोर्टेंस क्या है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन स्पेसिफिक डेफिनेट प्रोपोर्शन ओनली। इट मीन्स दैट elements always combine in a specific ratio irrespective of the number of reactants taken or the source from which they were obtained। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक चीज दिया हुआ है which they were obtained, different sources। आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप वाटर ले लोगे, ठीक है, आप डिस्टिल वाटर लो, या फिर कहीं से रेन वाटर लो, या फिर पॉन्ड से उठाओ, या फिर कहीं से भी आप वाटर लो, उसमें आप देखे होंगे कि उस वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है, H2O। मतलब आप कहीं से भी वाटर ले लो, सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो उससे जो निकालोगे, जो वाटर आप पाओगे, उसमें अगर आप देखोगे तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा, H2O। मतलब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। कैसे, H2O। मतलब देखो यहाँ पे H2O। सपोज आपने उठा लिया रेन वाटर और एक से उठाया डिस्टिल वाटर, ठीक है, एक पॉन्ड वाटर। तो आप ये तीनों में देखोगे, यहां से निकाला आपने H2O, यहां से भी आपने लिया H2O, और यहां से भी आपने पाया H2O। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, 2 ग्राम H216। इसमें भी 2 ग्राम H216 और इसमें भी 2 ग्राम H216। मतलब इसे हम 1:8 1:8 1:8। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि आप कहीं से भी वाटर ले लो, कोई भी सोर्स हो सकता है, लेकिन वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा H2O ही आप पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दिया है, इट मींस दैट द एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स्ड इन ए स्पेसिफिक रेशियो। ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 1:8। मतलब हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 इन वाटर। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन का ये जो लॉ यहाँ पे जो से प्रश्न बताया, इसका मतलब यही है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। तो चलिए, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, जॉन डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप सबने 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाल्टन एक लॉ दिए जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड, देन द masses of these elements in the compounds are in the ratio of small whole numbers। यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल के साथ मैं इसे समझाता हूँ। कार्बन, कार्बन क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कार्बन का मास कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और सेकेंड केस में भी कार्बन का मास कितना, 12, और ऑक्सीजन का मास 16 × 2 कितना, 32, 32। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है कि if the element combine to form 2 or more than 2 different kinds of compound। देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड फॉर्म हुआ और 2 डिफरेंट कंपाउंड है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, in this then the masses of these elements in the compounds, masses of these elements यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीजन है, are in the ratio of small whole numbers। देखो यहाँ पे कार्बन तो फिक्स्ड मास है, यहाँ पे भी कार्बन फिक्स्ड मास है। मतलब जो बाकी जो दूसरे यहाँ पे था, ऑक्सीजन एक में मोनो ऑक्सीजन था और दूसरे में डाई ऑक्सीजन था, तो इसका रेशियो देखो 16:32, दैट इज 1:2। तो ये जो रेशियो है, ये क्या हो गया, आपका होल नंबर रेशियो हो गया। तो ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है और H2O2 भी फॉर्म करता है। H2 का मतलब हो गया आपका वाटर, और H2O2 का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इसका मास क्या है, 2 और इसका 16 ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी 2 और इसका 32। इसका मतलब देखो, हाइड्रोजन का मास तो एज इट इज है, इसका फिक्स्ड मास है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स्ड है क्योंकि ये 2 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे देखो 16/32, वही सेम रेशियो 1:2। इसका मतलब 1:2 क्या हो गया, होल नंबर रेशियो निकला। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन की दी हुई इस लॉ का मतलब ये है
कि आप अगर कोई भी हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन हो, एक एलिमेंट को लेते हो और उससे 2 या 3 या उससे ज्यादा अगर कंपाउंड फॉर्म होता है, तो जो एलिमेंट फिक्स है उसको तो छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट जिसका प्रोपोर्शन वेरिएशन है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हमेशा होल नंबर रेशियो में बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फोर्थ, जो कि गे-लॉसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम्स का, तो इस लॉ को जोसेफ लुइस गे-लॉसिक ने दिया है। तो कब? 1808 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, टेम्परेचर और जो कोई भी फिजिकल आपका कंडीशन होगा, सारे को आपको फिक्स रखना है। ठीक है, कंडीशन यही है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वहां पे क्या था, मासेस था, यहाँ पे वॉल्यूम्स। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस आर स्मॉल होल नंबर्स, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी अभी हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा। इसका मतलब ये सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे मासेस थे और यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, मासेस रेशियो में हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम्स रेशियो में होगा। चलो देखते हैं कैसे। दिस लॉ इज विथ रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम व्हाइल द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज विथ रेस्पेक्ट टू मास। एग्जाम्पल समझो, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस इज गवर्न्ड बाय गे-लॉसिक्स लॉ। कैसे? यहाँ पे देखो H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. In this example, one volume of hydrogen gas combines with one volume of chlorine gas to produce 2 volume of HCl gas. The ratio of the volume of hydrogen gas, chlorine gas and HCl is 1:1:1. यहाँ पे देखो वॉल्यूम वाइज कंपैरिजन किया गया है, वहां पे मास वाइज कंपैरिजन किया गया था। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो गैस है, कंडीशन ये है कि गैस, देखो गैसेस लिया है, कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर और जितने भी फिजिकल कंडीशन है उसका फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। उसके साथ ही ये सारे गैसेस हैं, और आपको पता है कि कोई भी गैस अगर आप एक कंटेनर में लेते हो तो वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 मतलब 1 वॉल्यूम, अगर 1 लीटर आप ले रहे हो, उसके साथ अगर 1 लीटर आप Cl2 ले रहे हो, तो कितना निकलेगा आपका, 2 लीटर ऑफ HCl गैस निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आखिरी लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ किसने दिया था, एमेडो एवोगाड्रो। तो ये साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम यहाँ पे और कंडीशन यहाँ पे भी क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो जितना आप वॉल्यूम लोगे उस हिसाब से वो क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होगा। इसका मतलब अगर 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आप ले रहे हो और उसमें अगर आपको 10 मोल अगर मिलता है, तो उस हिसाब से अगर 2.5 लीटर आप लोगे तो उसमें कितना मिलेगा आपको, इसका हाफ हो गया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब 5 मोल आपको मिलेगा। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इसका भी आपका हाफ हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का 5 बेसिक लॉस, जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिक फंडामेंटल लॉस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट और मोलालिटी इसके बारे में अगर डिटेल में अगर चाहते हो एक वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।